हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल उत्तराखंड जी के वेरी इजी ट्रिक्स में। और आज की वीडियो में दोस्तों हम बात करेंगे उत्तराखंड के महत्वपूर्ण चंद राजवंश से संबंधित 100+ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। और ये सभी प्रश्न दोस्तों वन लाइनर फॉर्मेट में रहने वाले हैं, जो कि आपके आगामी यूके और यूके ट्रिपल एस सी के सभी एग्जाम्स के लिए दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न रहेंगे। चंद राजवंश में कुल दोस्तों हमारे 300 प्रश्न मैं आपको करवाऊंगा, जो कि वन लाइनर फॉर्मेट पर रहेंगे, जिसके 100+ प्रश्न दोस्तों मैं आपको आज की वीडियो में कराऊंगा। बाकी इससे आगे के जो पार्ट हैं, 2 पार्ट और मैं आपको बनाऊंगा, जिसमें कंप्लीट चंद राजवंश में आपको वन लाइनर फॉर्मेट में कंप्लीट करवा दूंगा। तो वीडियो पसंद आती है, वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ में भी दोस्तों वीडियो को जरूर शेयर करें। और दोस्तों ये चंद राजवंश के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जो कि एग्जाम्स में पूछे गए हैं पहले, और आगे भी इसी प्रकार के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाने की पूरी पूरी संभावनाएं हैं। तो एज ए रिविजन फैक्ट्स, या अगर आपने इतिहास को अच्छी तरीके से नहीं पढ़ा हुआ है, आप डायरेक्टली एग्जाम टाइम पे रिवीजन करना चाहते हैं या डिटेल से पढ़ना चाहते हैं, तो इन वीडियोस को देख के आप लगभग अपने कॉन्सेप्ट को दोस्तों क्लियर कर सकते हैं। बाकी चंद राजवंश हमने आपको डिटेल्स में भी कराया हुआ है, वरना वो डिटेल्स वाली वीडियो भी देख लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज के वीडियो को। और अभी तक आपने हमारी एप्लीकेशन उत्तराखंड जी के वेरी जी ट्रिक्स को डाउनलोड नहीं किया हुआ है दोस्तों, तो इस एप्लीकेशन को आप लोग जरूर डाउनलोड कर लें, क्योंकि इस एप्लीकेशन में भी दोस्तों आपको उत्तराखंड के टॉपिक वाइज टेस्ट मिल जाते हैं। जो भी आपका सिलेबस है, सिलेबस के अकॉर्डिंग जो भी आपके टॉपिक्स हैं, हर टॉपिक के ऊपर दोस्तों हमने 200 300 क्वेश्चन बनाए हुए हैं। टोटल 7000+ क्वेश्चन हैं यहाँ पे ऑब्जेक्टिव। अगर आप ऑनलाइन फॉर्मेट में टेस्ट के रूप में उन्हें देना चाहते हैं, तो हमारी एप्लीकेशन से उस टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज के बैच को परचेज कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों वीडियो को। पहला हमारा प्रश्न है, चंद वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो सोमचंद के द्वारा चंद राजवंश की स्थापना की गई थी। तो चंद राजवंश के संस्थापक के रूप में सोमचंद को जाना जाता है, और चंद राजवंश के प्रथम शासक भी सोमचंद ही थे। दूसरा हमारा प्रश्न है, चंद राजवंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक कौन था? तो चंद राजवंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक था कौन? गरुड़ ज्ञानचंद। कौन था? गरुड़ ज्ञानचंद। और गरुड़ ज्ञानचंद को या ज्ञानचंद को गरुड़ की उपाधि किसने दी थी? यह फिरोज शाह तुगलक के द्वारा दी गई थी। अगला हमारा प्रश्न है, चंद राजवंश का पहला शासक कौन था जो दिल्ली के शासक फिरोज शाह तुगलक के दरबार में भेंट अर्पित करने गया? या दिल्ली दरबार में जाने वाला चंद राजवंश का पहला शासक कौन था? वह था दोस्तों कौन? ज्ञानचंद। और ज्ञानचंद को गरुड़ की उपाधि भी फिरोज शाह तुगलक के द्वारा ही दी गई थी। अगला हमारा प्रश्न है, डोटी में शाही राजवंश की स्थापना करने का श्रेय किस राजा को जाता है? तो रतन चंद को डोटी में शाही राजवंश की स्थापना करने का श्रेय जाता है। चंद राजवंश में कुल कितने प्रकार के कर थे? तो चंद राजवंश में दोस्तों कुल कितने प्रकार के कर थे? 68 प्रकार के टोटल दोस्तों यहाँ पे कर थे, जिन्हें 36 रकम 32 कलम नाम से भी जाना जाता है। 36 रकम 32 कलम कर प्रणाली किससे संबंधित है? तो चंद राजवंश से संबंधित यह प्रणाली थी। अगला हमारा प्रश्न है, चंद राजवंश में कौन सा शासक 2 बार शासक बना था? तो चंद राजवंश में एकमात्र ऐसा शासक था दोस्तों कौन? मोहनचंद, जो कि 2 बार शासक बना था। अगला हमारा प्रश्न है, पाली गांव का युद्ध किस किस के मध्य हुआ था? तो 1786 में मोहनचंद व प्रद्युम्न शाह, और प्रद्युम्न शाह की सेना का नेतृत्व इस टाइम पे कौन कर रहे थे? हर्षदेव जोशी जी, जिन्हें कुमाऊं का चाणक्य या कुमाऊं का विभीषण या अर्ल ऑफ वारविक नाम से जाना जाता है, वह हर्षदेव जोशी हमारा मोहनचंद के साथ में पाली गांव के युद्ध का नेतृत्व कर रहे थे प्रद्युम्न शाह के तरफ से। तो पालीगांव का युद्ध किस किस के मध्य में हुआ था? 1786 में हुआ था, मोहनचंद और प्रद्युम्न शाह के मध्य में। अगला प्रश्न है, किस पुस्तक के अनुसार कटेहर के राजा खड़कू सिंह ने कुमाऊं के राजा ज्ञान सिंह से मदद ली थी? तो तारीख ए मुबारक शाही पुस्तक के अनुसार कटेहर के राजा खड़कू सिंह ने कुमाऊं के राजा ज्ञान सिंह से मदद ली थी। अगला हमारा प्रश्न है, चंद वंश का सबसे प्राचीन अभिलेख कब व किसका है? तो चंद राजवंश का सबसे प्राचीनतम अभिलेख है दोस्तों किसका? अभय चंद का। और कब का है? 1317 ईस्वी का यह अभिलेख है, जो कि चंद राजवंश का सबसे प्राचीन या सबसे पहला अभिलेख के रूप में जाना जाता है। अभय चंद का अभिलेख कब का है? 1317 का है, जो कि चंद राजवंश का क्या है? सबसे प्राचीन अभिलेख है। अगला प्रश्न है, चंपावत स्थित बालेश्वर मंदिर का जीर्णोद्धार किसके द्वारा किया गया था? तो चंपावत स्थित जो बालेश्वर मंदिर है दोस्तों, इसके जीर्णोद्धार के क्रम में आपको अलग अलग राजाओं के नाम याद रखने पड़ते हैं, जैसे कि उद्योगचंद, विक्रमचंद और महावीर थापा। ठीक है, तो इन तीनों का ही नाम आप याद रख लीजिएगा। बालेश्वर मंदिर जो कि हमारा चंपावत जनपद में स्थित है, कि इसका जीर्णोद्धार किसने कराया था? वैसे दोस्तों इसके निर्माण की बात करें तो इसके निर्माण के बारे में कहा जाता है कि उद्योगचंद के द्वारा इस मंदिर का निर्माण किया गया था। फिर बाद में विक्रमचंद के द्वारा इसका जीर्णोद्धार किया गया था, और महावीर थापा के द्वारा भी इसका जीर्णोद्धार किया गया था। कुछ कुछ किताबें दोस्तों यहाँ पे उद्यान चंद भी बताती हैं। ठीक है, तो ये अलग अलग कॉन्सेप्ट है, लेकिन आप इन तीनों को याद रखिए। जो भी आपका ऑप्शन आएगा, ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप वहाँ पे क्वेश्चन को कर सकते हैं। चंपावत में जो बालेश्वर मंदिर है, इसका निर्माण किसने कराया था? उद्योगचंद या उद्याचंद आप याद रख लीजिएगा। बाकी इसके जीर्णोद्धार के क्रम में विक्रमचंद और महावीर थापा को आप याद रखिएगा। अगला हमारा प्रश्न है, नेपाल के मल्ल राजाओं द्वारा डोटी साम्राज्य की स्थापना उत्तराखंड के किस क्षेत्र में की गई थी? तो डोटी
साम्राज्य की स्थापना उत्तराखंड के सीरा में की गई थी, इसीलिए सीरा को दोस्तों क्या सीराकोट नाम से भी जाना जाता था, जिसे वर्तमान में क्या डीडी हाट नाम से जाना जाता है। तो डीडी हाट का प्राचीन नाम क्या था, सीराकोट था, जहां पर नेपाल के मल्ल राजाओं के द्वारा डोटी साम्राज्य की स्थापना की गई थी। सीरा यानी कि वर्तमान का डीडी हाट क्षेत्र। अगला प्रश्न है चंद राजवंश का राज्य चिन्ह क्या था। तो चंद राजवंश का राज्य चिन्ह था दोस्तों क्या गाय। अगला हमारा प्रश्न है नेपाल के डोटी साम्राज्य के मल्लवंशी रैका राजाओं द्वारा उत्तराखंड में स्थापित अपने डोटी साम्राज्य को किस नाम से जाना जाता था। तो पर्वत डोटी का देश नाम से जाना जाता था। और इसकी स्थापना कहाँ पे की थी, उन्होंने सीरा में की थी, जिसे सीराकोट नाम से भी जाना जाता था। और इसी सीरा को, जो कि वर्तमान का डीडी हाट है, इसे पर्वत डोटी का देश नाम से भी जाना जाता था। तो अच्छा और महत्वपूर्ण प्रश्न है कि नेपाल के डोटी साम्राज्य के मल्लवंशी रैका राजाओं द्वारा उत्तराखंड में स्थापित अपने डोटी साम्राज्य को किस नाम से जाना जाता था। तो पर्वत डोटी का देश नाम से जाना जाता था। अगला प्रश्न है कि तल्ला महल का किला का निर्माण किसने किया था। तो उद्योन चंद के द्वारा दोस्तों तल्ला महल किले का निर्माण किया गया था। किसके द्वारा, उद्योन चंद के द्वारा। और वही मल्ला महल के किले का निर्माण दोस्तों किसके द्वारा किया गया था। तो मल्ला महल के किले का निर्माण दोस्तों रुद्रचंद के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था, मल्ला महल का किला, ये भी अल्मोड़ा में स्थित है, रुद्रचंद के द्वारा इसका निर्माण किया गया था। और तल्ला महल के किले का निर्माण किसके द्वारा, उद्योन चंद के द्वारा किया गया था। अगला हमारा प्रश्न है नंदा देवी की स्वर्ण प्रतिमा को बधाड़गढ़ से लूटकर मल्ला महल किले में किस चंद शासक द्वारा स्थापित किया गया था। तो नंदा देवी की स्वर्ण प्रतिमा को बधाड़गढ़ी, जो कि हमारा वर्तमान का ग्वालदम क्षेत्र है, जिसे बधाड़गढ़ नाम से जाना जाता है, तो बधाड़गढ़ स्थित जो हमारा बधाड़गढ़ी माता का मंदिर था, वहां से लूटकर मल्ला महल के किले में किस चंद शासक ने स्थापित किया था। तो ज्ञानचंद द्वितीय के द्वारा दोस्तों हमारा नंदा देवी की स्वर्ण प्रतिमा को बधाड़गढ़ से लूटकर मल्ला महल के किले में स्थापित किया गया था। अगला प्रश्न है तिब्बतियों को हराकर ताकल खाल का किला किस चंद शासक द्वारा जीता गया था। तो तिब्बतियों को हराकर ताकल खाल का किला दोस्तों बाज बहादुर चंद के द्वारा जीता गया था। कब, 1670 ईस्वी में। अगला हमारा प्रश्न है गढ़वाल पर सर्वाधिक आक्रमण करने वाला चंद शासक कौन था। तो ज्ञानचंद द्वितीय गढ़वाल पर सर्वाधिक आक्रमण करने वाला क्या था, चंद शासक था। अगला हमारा प्रश्न है डोटी और गढ़वाल के राजाओं के कुमाऊं पर संयुक्त सैनिक कार्यवाही के विरुद्ध किस चंद शासक को सफलता मिली थी। तो उद्योग चंद को डोटी और गढ़वाल के राजाओं के कुमाऊं पर संयुक्त सैनिक कार्यवाही के विरुद्ध क्या मिली थी, सफलता मिली थी। किसको, उद्योग चंद को। अगला हमारा प्रश्न है गंगोली के मड़कोटी राजा को पराजित करने वाला चंद शासक कौन था। वह था बालो कल्याण चंद। अगला हमारा प्रश्न है अपने नाम से शहर की स्थापना करने वाला प्रथम चंद वंश का शासक कौन सा था। वह था कीर्ति चंद। कीर्ति चंद ने अपने नाम से प्रथम शहर की स्थापना की थी। तो चंद अपने नाम से शहर की स्थापना करने वाला प्रथम चंद शासक था कौन, कीर्ति चंद। अगला हमारा प्रश्न है गोलू देवता द गॉड ऑफ जस्टिस पुस्तक के लेखक कौन है। तो ये है सीएम अग्रवाल। अगला प्रश्न है कुमाऊं इतिहास का रॉबर्ट ब्रूस किसे कहा जाता है। तो पुरुषोत्तम सिंह यानी कि पुरखू पंत या पुरसू पंत को कुमाऊं इतिहास का रॉबर्ट ब्रूस कहा जाता है। किसका सेनापति था पुरसू पंत, यह रुद्रचंद का सेनापति था, जो कि बदालगढ़ के युद्ध में मारा गया था। ये भी आपको याद रखना है। अगला हमारा प्रश्न है चंद राजवंश में घराटों पर लगने वाला कर क्या कहलाता था। तो भाग कहलाता था। तो घराटों पर लगने वाला कर क्या कहलाता था, चंद राजवंश में भाग कहलाता था। अगला प्रश्न है गांव के सयानों को अनाज के रूप में दिया जाने वाला दस्तूर क्या कहलाता था। तो गांव के सयानों को अनाज के रूप में दिया जाने वाला दस्तूर डाला कर कहलाता था। और यही दोस्तों प्रश्न एक बार दस्तूर से एग्जाम में प्रश्न पूछा गया था, दस्तूर क्या था। तो गांव के सयानों को अनाज के रूप में दिया जाने वाला जो कर था वह क्या कहलाता था, दस्तूर कहलाता था। तो दस्तूर क्या था, यह भी एक प्रकार का कर था, जिसे जब दस्तूर दिया जाता था उसे डाला कर कहा जाता था। अगला प्रश्न है चंद राजवंश में खैनी कपिलनी का संबंध किससे है। तो कुली बेगार संबंधी कर से है क्या, खैनी कपिलनी। तो खैनी कपिलनी क्या है, कर है, जो कि कुली बेगार के संबंध में लिया जाता था। अगला प्रश्न है चंद राजवंश का 59वां शासक कौन था। तो प्रद्युम्न चंद चंद राजवंश का 59वां शासक था। चंद राजवंश में कुल कितने शासक हुए, चंद राजवंश में दोस्तों कुल 61 शासक हुए। और चंद राजवंश का प्रथम शासक था सोमचंद, चंद राजवंश का अंतिम शासक था महेंद्र चंद। अगला हमारा प्रश्न है किंगडम ऑफ नेपाल नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो फ्रांसिस हैमिल्टन किंगडम ऑफ नेपाल नामक पुस्तक के लेखक हैं। अगला प्रश्न है किस शासक द्वारा कत्यूरी राजा ब्रह्मदेव की पुत्री से विवाह कर कुमाऊं में एक नए राजवंश की नींव डाली गई थी। तो सोमचंद दोस्तों चंद राजवंश का पहला शासक था, जिसने ब्रह्मदेव की पुत्री चंपावती से विवाह करके कत्यूरी राजा जो ब्रह्मदेव थे, जो कि कत्यूरी राजवंश के अंतिम शासक के रूप में या अंतिम राजा के रूप में भी जाने जाते हैं, उनकी पुत्री चंपावती से विवाह करके चंपावत में ही दोस्तों एक नई राजवंश की नींव डाली, जिसे कहते हैं क्या, चंद राजवंश। और धीरे धीरे चंपावत से यह राजवंश पूरे कुमाऊं क्षेत्र में विस्तृत हो गया।
अगला प्रश्न है, गढ़वाल पर आक्रमण कर गढ़वाल को जीतने वाला प्रथम चंद शासक कौन था? तो कीर्तिचंद था, जिसने अजयपाल को हराया था। तो गढ़वाल पर आक्रमण कर गढ़वाल को जीतने वाला प्रथम चंद शासक कौन था? कीर्तिचंद, जिसने परमार वंश के शासक अजयपाल को हराया था। अगला प्रश्न है, संपूर्ण कुमाऊं में रजिस्ट्री व्यवस्था की शुरुआत करने का श्रेय किसे जाता है? तो संपूर्ण कुमाऊं में रजिस्ट्री व्यवस्था की शुरुआत करने का श्रेय रतन चंद को जाता है। और कुमाऊं में सर्वप्रथम भूमि बंदोबस्त भी किसके द्वारा करवाया गया था? रतन चंद के द्वारा ही करवाया गया था। अगला प्रश्न है, गोबासा ताम्रपत्र और चामी गरियुपड़ा ताम्रपत्र किस शासक से संबंधित है? तो गोबासा ताम्रपत्र और चामी गरियुपड़ा ताम्रपत्र दोस्तों गरुड़ ज्ञानचंद से संबंधित है। अगला प्रश्न है, चंद राजवंश में सोमचंद ने पहला आक्रमण कहाँ किया था? तो दोनकोट के रावत राजा पर चंद राजवंश के प्रथम शासक सोमचंद ने पहला आक्रमण किया था। अगला प्रश्न है, 1563 से 1790 तक चंद राजवंश की राजधानी कहाँ थी? तो अल्मोड़ा में थी। ठीक है, इससे पहले चंद राजवंश की प्रारंभिक राजधानी कहाँ थी दोस्तों? चंपावत में चंद राजवंश की प्रथम राजधानी थी। ठीक है, और उसके बाद में चंद राजवंश की राजधानी को चंपावत से अल्मोड़ा कब स्थानांतरित किया गया था? 1563 ईस्वी के आसपास में किया गया था। और किसके द्वारा किया गया था दोस्तों? बालो कल्याण चंद के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? बालो कल्याण चंद के द्वारा किया गया था। ठीक है, और वहीं दोस्तों अल्मोड़ा में अपनी राजधानी स्थानांतरित करने की सर्वप्रथम किस शासक ने सोची थी? तो भीष्मचंद के द्वारा सोची गई थी। और भीष्मचंद के द्वारा ही अल्मोड़ा में क्या बनाया गया था? मल्ला महल के किले का निर्माण भी किया गया था। लेकिन भीष्मचंद की मृत्यु हो गई थी, उसी किले में सोते सोते किसी ने उसकी मृत्यु कर दी थी। गजवा ठिंगा नामक था, ठीक है, खस शासक था, जिसने उनकी मृत्यु कर दी थी। उसके बाद में उनके दत्तक पुत्र बालो कल्याण चंद के द्वारा अपनी राजधानी को चंपावत से अल्मोड़ा स्थानांतरित किया जाता है। कब? 1563 ईस्वी में। तो प्रश्न पूछा जाएगा, चंद राजवंश की प्रारंभिक राजधानी कहाँ थी? तो चंपावत में थी। और चंद राजवंश की बाद में राजधानी कहाँ बनी? अंतिम राजधानी कौन सी थी? अल्मोड़ा थी। चंद राजवंश की राजधानी को चंपावत से अल्मोड़ा स्थानांतरित करने का श्रेय किसको जाता है? तो यह बालो कल्याण चंद को जाता है। अगला हमारा प्रश्न है, चौथानी ब्राह्मणों की पुनः नियुक्ति किस चंद शासक के द्वारा की गई थी? तो रुद्रचंद के द्वारा चौथानी ब्राह्मणों की पुनः नियुक्ति की गई थी। चौथानी ब्राह्मणों की सर्वप्रथम नियुक्ति किस चंद शासक के द्वारा की गई थी? तो सोमचंद के द्वारा दोस्तों चौथानी ब्राह्मणों की प्रथमतः नियुक्ति की गई थी। फिर चौथानी ब्राह्मणों की पुनर्नियुक्ति रुद्रचंद के द्वारा भी की गई थी। अगला प्रश्न है, अल्मोड़ा में शासन करने वाले चंद राजवंश का प्रथम और अंतिम शासक कौन था? तो अल्मोड़ा में शासन करने वाला, देखिए मैंने आपको बताया था कि चंपावत से अपनी राजधानी अल्मोड़ा स्थानांतरित करने वाला कौन था? बालो कल्याण चंद था। ठीक है, बालो कल्याण चंद प्रथम ऐसा शासक था जिसने अल्मोड़ा को अपनी राजधानी बनाया। और चंपावत पर या चंपावत जब इनकी राजधानी थी तो चंपावत पर शासन करने वाला अंतिम चंद्रवंशी शासक भी कौन था? यही बालो कल्याण चंद था। और वहीं अल्मोड़ा में शासन करने वाला अंतिम चंद शासक कौन था? तो अंतिम चंद शासक था महेंद्र चंद, जो कि 61वें नंबर का शासक था। अगला प्रश्न है, बागेश्वर स्थित बागनाथ मंदिर का निर्माण कब व किसने किया था? तो लक्ष्मी चंद के द्वारा 1602 ईस्वी में बागेश्वर में दोस्तों जो बागनाथ मंदिर है, जो कि हमारा नागर शैली में बना हुआ है सरयू और गोमती नदी के संगम स्थल पर, तो बागनाथ मंदिर का निर्माण लक्ष्मीचंद के द्वारा 1602 ईस्वी में कराया गया था। अगला प्रश्न है, चंद राजवंश के किस शासक की मृत्यु राज दरबारियों के षड्यंत्र के कारण हुई थी? तो विजय चंद की जो मृत्यु है राज दरबारियों के षड्यंत्र के कारण हुई थी। अगला प्रश्न है, किस मुगल शासक द्वारा रुद्रचंद को 84 माल का परगना फरमान स्वरूप दिया गया था? तो रुद्रचंद को 84 माल का परगना दोस्तों, जिसे वर्तमान में तराई भाबर क्षेत्र के नाम से जानते हैं, नौलखिया माल परगने के नाम से भी, या 84 माल परगने के नाम से, उधमसिंह नगर जनपद का जो वर्तमान हमारा क्षेत्र है उसे जाना जाता है, तराई भाबर नाम से भी इसे जाना जाता है। तो रुद्रचंद को 84 माल परगने का फरमान या नौलखिया माल परगने का फरमान किसने दिया था? अकबर के द्वारा दिया गया था। और रुद्रचंद अकबर के समकालीन था, ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, दिल्ली मुगल दरबार या अकबर के दरबार में जाने वाला प्रथम चंद शासक कौन था? तो दिल्ली में मुगल दरबार में जाने वाला प्रथम चंद शासक था कौन? रुद्रचंद। ठीक है, और वहीं दिल्ली में दोस्तों दिल्ली सल्तनत में जाने वाला प्रथम शासक कौन था? तो था हमारा गरुड़ ज्ञानचंद। अगला हमारा प्रश्न है, अल्मोड़ा शहर या आलमनगर की स्थापना किस चंद शासक ने करी थी? तो भीष्मचंद के द्वारा अल्मोड़ा शहर या आलमनगर की स्थापना की गई थी। किसके द्वारा? भीष्म चंद के द्वारा। ठीक है, और इसने यहाँ पे बनाया था ये दोस्तों खगमरा कोट। खगमरा कोट का किला यहाँ पे दोस्तों भीष्मचंद के द्वारा बनाया गया था। लेकिन बाद में इसी किले में इसकी मृत्यु कर दी जाती है गजवा ठिंगा के द्वारा। तो खगमरा कोट का किला कहाँ स्थित है? यह अल्मोड़ा में स्थित है। और इस किले का निर्माण किसने किया था? भीष्मचंद के द्वारा किया गया था। तो अल्मोड़ा शहर या आलमनगर की स्थापना किस चंद शासक ने करी थी? भीष्मचंद ने करी थी। और इसने अल्मोड़ा शहर या आलमनगर की स्थापना क्यों करी थी? क्योंकि यह अपनी राजधानी को यहाँ पे स्थानांतरित करना चाहता था, लेकिन राजधानी स्थानांतरित करने से पहले ही इसकी मृत्यु हो जाती है। अगला हमारा प्रश्न है, इक्फा युद्ध कब और किसके मध्य हुआ था? तो रुद्रचंद व हुसैन खां के मध्य में इक्फा युद्ध हुआ था। कब? 1775 ईस्वी में। इक्फा युद्ध यानी कि सिंगल, यानी कि एक तरफ रुद्रचंद और दूसरा तरफ हुसैन खां, और हुसैन खां को रुद्रचंद के द्वारा पराजित कर दिया गया था इस युद्ध में, ऐसा माना जाता है। इसी युद्ध के बाद में बहादुरी से प्रेरित होकर अकबर के द्वारा
रुद्रचंद को नौलखिया माल प्रगना उपहार स्वरूप दिया गया था, ये भी कहा जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है चंद राजवंश में गोला बारूद रखने वाला स्थान क्या कहलाता था? तो चंद राजवंश में गोला बारूद रखने वाले स्थान को दोस्तों सेल खड़िया कहा जाता था। क्या कहा जाता था? सेल खड़िया कहा जाता था। अगला प्रश्न है किस चंद शासक द्वारा ओले पड़ने पर थाली बजाकर सभी को सतर्क करने वाले ओली ब्राह्मणों का वर्ग बनाया गया था? तो ओली ब्राह्मणों का वर्ग बनाया गया था रुद्रचंद के द्वारा। और क्यों बनाया गया था? तो जब भी ओले पड़ते थे तो ओले पड़ने पर थाली बजाकर सभी को सतर्क करने का काम यह ओली ब्राह्मण करते थे। अगला प्रश्न है किस वर्ष परमार शासकों द्वारा संपूर्ण कुमाऊं को जीत लिया गया? तो परमार वंश के शासकों के द्वारा दोस्तों 1789 ईस्वी में या 1779 ईस्वी में 1779 में बग्वाली पोखर के युद्ध में संपूर्ण कुमाऊं को जीत लिया गया था, लेकिन धीरे धीरे फिर से यहाँ पे उन्हें कुमाऊं छोड़ना पड़ा। ठीक है, अगला प्रश्न है हवाला बाग का युद्ध किस किस के मध्य में हुआ था? तो गोरखाओं और चंद राजवंश के मध्य में दोस्तों हवाला बाग का युद्ध हुआ था। गोरखा तथा चंद राजवंश के अंतिम शासक महेंद्र चंद के मध्य में सन 1790 ईस्वी में दोस्तों कोसी नदी के किनारे अल्मोड़ा जनपद के हवाला बाग नामक स्थान पर यह युद्ध हुआ था, जिसमें क्या हुआ था? चंद राजवंश के अंतिम शासक महेंद्र चंद युद्ध को हार गए थे और इसके बाद में कुमाऊं पर गोरखों का आधिपत्य स्थापित हो जाता है 1790 से। तो गोरखों के द्वारा कुमाऊं को कब जीता गया था? 1790 में जीता गया था। गोरखों के द्वारा कुमाऊं पर सर्वप्रथम आक्रमण कब किया गया था? 1790 में ही किया गया था। हवाला बाग का युद्ध दोस्तों प्रथम आक्रमण था गोरखों का कुमाऊं पर। ठीक है, मतलब जिससे यहाँ पे गोरखों की स्थापत्य या गोरखा राजवंश की स्थापना या नींव पड़ती है। अगला प्रश्न है कुमाऊं का चाणक्य तथा कुमाऊं नृप निर्माता या कुमाऊं का विभीषण या उत्तराखंड का विभीषण किसी को कहा जाता है? तो हर्षदेव जोशी या अर्ल ऑफ वारविक किसको कहा जाता है? हर्षदेव जोशी को कहा जाता है। अगला प्रश्न है परगना अधिकारी को देईकर क्या कहलाता था, जिसे लक्ष्मण चंद के मूनाकोट ताम्रपत्र में 2 रुपये का ठहराया गया है? तो परगना अधिकारी को देईकर कहलाता था दोस्तों क्या? सीकदार नेगीकर, जिसे लक्ष्मण चंद के मूनाकोट ताम्रपत्र में 2 रुपये का कर ठहराया गया है। तो सीकदार नेगीकर क्या था? परगनाधिकारी को देय कर था। मूनाकोट ताम्रपत्र में हमें सीकदार नेगीकर के बारे में जानकारी मिलती है। अगला प्रश्न है ललित सूरदेव के पांडुकेश्वर ताम्रपत्र अभिलेख में उत्तराखंड के समाज को क्या कहकर प्रशंसा की गई है? तो अष्टादश प्रकृति कहकर उत्तराखंड के समाज की प्रशंसा की गई है। अच्छा प्रश्न है दोस्तों। तो ललित सूरदेव का जो पांडुकेश्वर ताम्रपत्र है पांडुकेश्वर नामक स्थान से मिला है, जो कि चमोली जनपद में है, जोशीमठ के पास में ही पांडुकेश्वर नामक स्थान पर। ठीक है, यहाँ पर उत्तराखंड के समाज को दोस्तों अष्टादश प्रकृति कहकर यहाँ के समाज की प्रशंसा की गई है। हमारा प्रश्न है बग्वाली पोखर का युद्ध कब व किसके मध्य हुआ था? तो 1779 यानी कि 1779 में ललित शाह व मोहनचंद के मध्य में बग्वाली पोखर का युद्ध हुआ था, जिसमें दोस्तों मोहनचंद पराजित हो गया था और ललित शाह के द्वारा फिर यहाँ पर अपना आधिपत्य कर लिया गया था। तो इसीलिए एक क्वेश्चन मैंने आपको थोड़ी देर पहले भी बताया था कि परमार वंश के शासकों द्वारा कुमाऊं पर पूर्णतः अधिकार कब कर लिया गया था? तो 1779 ईस्वी में किया गया था बग्वाली पोखर के युद्ध में। इसके बाद में ललितपति शाह अपने पुत्र प्रद्युम्न शाह को प्रद्युम्न चंद के नाम से कुमाऊं की राजगद्दी पर बैठाते हैं। और गढ़वाल के इन परमारवंशी शासकों को कुमाऊं पर आक्रमण का न्योता किसने दिया था? तो हर्षदेव जोशी के द्वारा ही दिया गया था। ठीक है, याद रखना आपको। अगला प्रश्न है परमार शासकों को कुमाऊं आक्रमण का न्योता किसने दिया था? हर्षदेव जोशी ने दिया था। अगला प्रश्न है घोड़ाखाल स्थित गोलू देवता मंदिर का निर्माण किस चंद शासक ने कराया था? तो बाज बहादुर चंद के द्वारा घोड़ाखाल स्थित गोलू देवता मंदिर का निर्माण किया गया था। तो बाज बहादुर चंद काफी प्रसिद्ध चंद्रवंशी शासक माना जाता है। इसने कई सारी चीज़ें बनाई थी, जैसे कि इसने घोड़ाखाल स्थित गोलू देवता का मंदिर बनाया था, इसने बाजपुर नामक शहर की स्थापना भी करी थी। इसी के साथ साथ बाज बहादुर चंद के द्वारा ही पनेरू, फुलेरिया, हरबोला और मठपाल नामक नए पद भी सृजित किए गए थे। इसके द्वारा दोस्तों हमारा कटारमल का जो सूर्य मंदिर है उसका जीर्णोद्धार भी किया गया था। जो बागेश्वर जनपद में स्थित पिंगनाथ मंदिर है उसका निर्माण भी या उस मंदिर का निर्माण भी बाज बहादुर चंद के द्वारा किया गया था। पिथौरागढ़ जनपद में थल नामक स्थान पर जो एक हथिया देवाल है उसका निर्माण भी बाज बहादुर चंद के द्वारा ही किया गया था। अगला प्रश्न है किस चंद शासक की मृत्यु चेचक रोग के कारण हुई थी? तो जगत चंद की मृत्यु चेचक रोग के कारण हुई थी। अगला प्रश्न है तिलु रौतेली का संबंध किस शासक या तिलु रौतेली किस चंद शासक के समकालीन है? तो तिलु रौतेली जिन्हें गढ़वाल की लक्ष्मीबाई या गढ़वाल की जॉन ऑफ आर्क नाम से भी जाना जाता है, जिनके बचपन का नाम तिलोत्तमा या तिलोत्तमा था, तो यह किस चंद शासक से संबंधित है? तो बाज बहादुर चंद के समकालीन यह मानी जाती है। ठीक है, और पूर्वी नयार नदी के किनारे रामू रजवाड़ ने धोखे से इनकी हत्या कर दी थी, किसकी? तिलु रौतेली की। अगला प्रश्न है अल्मोड़ा में रंग महल किसके द्वारा बनाया गया था? तो अल्मोड़ा में रंग महल दोस्तों बनाया गया था उद्योग चंद के द्वारा। अगला प्रश्न है देवीचंद दोस्तों जिसे कुमाऊं का मोहम्मद बिन तुगलक कहा जाता है, कौन? देवीचंद के शासनकाल में प्रधान सेनापति कौन था? तो दाऊद खां देवीचंद के शासनकाल में प्रधान सेनापति था। ठीक है, यह एक अफगानी था। अगला प्रश्न है
किस चंद्र शासक के बारे में कहा जाता है कि उसे डोटी से कुमाऊं लाकर गद्दी पर बैठाया गया था? तो कल्याण चंद्र चतुर्थ के बारे में ऐसा कहा जाता है कि उसे डोटी से कुमाऊं लाकर गद्दी पर बैठाया गया था। डोटी के राजकुमारों को क्या कहा जाता था? राई या रैका कहा जाता था। अगला प्रश्न है, चंद राजवंश के राजा गरुड़ ज्ञानचंद के समकालीन दिल्ली सल्तनत में कौन था? तो वह थे कौन? फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक के द्वारा ही ज्ञानचंद को गरुड़ की उपाधि भी दी गई थी। अगला प्रश्न है, अल्मोड़ा में खगमरा कोट किले का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? तो भीष्मचंद के द्वारा अल्मोड़ा में खगमरा कोट किले का निर्माण किया गया था। ठीक है, क्योंकि भीष्मचंद क्या करता था? अल्मोड़ा को अपनी राजधानी बनाना चाहता था। ठीक है, तो अल्मोड़ा के संस्थापक के रूप में भी किसको जाना जाता है? भीष्मचंद को ही जाना जाता है। और इसी खगमरा कोट के किले में ही गजवा ठिंगा के द्वारा भीष्मचंद की धोखे से हत्या कर दी गई थी। ठीक है, तो अल्मोड़ा के संस्थापक को कौन जाना जाता है? राजा भीष्मचंद को अल्मोड़ा के संस्थापक के रूप में भी जाना जाता है। और खगमरा किला कोट किले के निर्माण या खगमरा कोट किला का निर्माण किसने किया था वहाँ पे? तो भीष्मचंद के द्वारा किया गया था। आलमनगर शहर की नींव भी किसके द्वारा? भीष्मचंद के द्वारा ही रखी गई थी। ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, चंद्र राजवंश में सर्वाधिक समय तक शासन करने वाला शासक कौन था? तो गरुड़ ज्ञानचंद चंद्र राजवंश में सर्वाधिक समय तक शासन करने वाला शासक था। अगला प्रश्न है, दिल्ली विद्रोह के समय खवास खान ने किस शासक के दरबार में शरण ली थी? तो माणिक चंद के दरबार में शरण ली थी दिल्ली विद्रोह के समय खवास खान ने। ठीक है, अगला प्रश्न है, चंद राजवंश के दौरान किसी मनुष्य को असाधारण बहादुरी के लिए दान में दी गई भूमि या जागीर क्या कहलाती थी? तो चंद राजवंश के दौरान किसी मनुष्य को उसके असाधारण बहादुरी के लिए दान में दी गई जो भूमि थी या जागीर थी, यह रौंत कहलाती थी। क्या? रौंत। अगला प्रश्न है, चंद राजवंश के किस शासक द्वारा रेशम के कीड़ों को तिब्बत से कुमाऊं लाया गया व रेशम का कारोबार किया गया? तो इंद्रचंद के द्वारा रेशम के कीड़ों को तिब्बत से कुमाऊं लाया गया और रेशम का कारोबार किया गया। अब दोस्तों इसमें भी एक कन्फ्यूजन है कि तिब्बत से लाया गया, तो सबसे पहले दोस्तों तिब्बत या चीन से इसे नेपाल लाया गया था, फिर नेपाल से इसे कुमाऊं लाया गया था। ये भी आपको याद रखना है। और किसके शासनकाल में हुआ था यह? इंद्रचंद। तो इंद्रचंद के द्वारा यहाँ पे क्या हुआ था? रेशम के कारोबार की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है, कुमाऊनी कला में खसिया राज को किस नाम से जाना जाता है? तो कुमाऊनी कला के स्वर्ण काल के नाम से यहाँ पे खसिया राज को जाना जाता है। खसुओं के शासन को कुमाऊनी कला का स्वर्ण काल कहा जाता है। अगला प्रश्न है, किस चंद शासक ने चंद राज व्यवस्था को पुनः सौहार्दपूर्ण बनाने के लिए षड्यंत्रकारी तत्वों का सफाया किया था? तो त्रिमल चंद के द्वारा चंद राज व्यवस्था को पुनः सौहार्दपूर्ण बनाने के लिए षड्यंत्रकारी तत्वों का सफाया किया गया था, त्रिमल चंद। अगला प्रश्न है, किस शासक द्वारा रैका शासन व्यवस्था पर आधारित चंद प्रशासन का पुनर्गठन किया गया था? तो लक्ष्मी चंद के द्वारा रैका शासन व्यवस्था पर आधारित चंद जो प्रशासन है उसका पुनर्गठन किया गया था। चंद प्रशासन के पुनर्गठन के रूप में किसको जाना जाता है? लक्ष्मी चंद को जाना जाता है। और लक्ष्मी चंद भी एक बहुत महत्वपूर्ण शासक हुए दोस्तों चंद राजवंश के। किसके पुत्र थे दोस्तों? ये राजा रुद्रचंद के पुत्र थे। कौन? लक्ष्मी चंद। और कौन से नंबर के शासक थे? 46वें नंबर के यह शासक थे। इन्हें लखुली बिराली के नाम से भी जाना जाता है। इनके भाई थे एक शक्ति गोसाई, जिन्हें चंद राजवंश का धृतराष्ट्र कहा जाता है। और शक्ति गोसाई के द्वारा ही चंद जो प्रशासन है उसका पुनर्गठन भी किया गया था। याद रखना है आपको। ठीक है, और जहांगीर की आत्मकथा में भी जो तुझु के जहांगीरी है उसमें भी हमें लक्ष्मीचंद के बारे में वर्णन मिलता है। अगला हमारा प्रश्न है, किस चंद शासक ने जनता को पौड़ी 15 विश्वा कहकर संबोधित किया है? तो रुद्रचंद के द्वारा जनता को दोस्तों जो सामान्य जन थे चंद राजवंश में उन्हें पौड़ी 15 विश्वा या पौड़ी 15 विश्वा कहकर संबोधित किया गया है। अगला प्रश्न है, कौन सा चंद शासक गद्दी पर बैठने के पश्चात चंबर, कस्तूरी, निर्बीसी गजगाह, घोड़े, खुकरी तथा सोना चांदी बर्तन लेकर दिल्ली के बादशाह शाहजहां के दरबार में गया था? तो शाहजहां का समकालीन कौन था? बाज बहादुर चंद था। और यह गद्दी पर बैठने के पश्चात चंबर, कस्तूरी, निर्बीसी गजगाह, घोड़े, खुकरी और सोने चांदी लेकर दिल्ली के बादशाह शाहजहां के दरबार में गया था। कौन? बाज बहादुर चंद। ऐसी दोस्तों कौन गया था? लक्ष्मी चंद भी गया था। किसके दरबार में गया था? जहांगीर के दरबार में गया था। कौन? लक्ष्मी चंद जहांगीर के दरबार में गया था और शाहजहां के दरबार में बाज बहादुर चंद गया था। लक्ष्मीचंद के शासनकाल में चंद राजवंश का शासन प्रशासन कौन चलाता था? तो शक्ति गोसाई चलाता था, जो कि उनके भाई थे। चंद राजवंश का धृतराष्ट्र भी इनको कहा जाता है। अगला प्रश्न है, चंद राजवंश में नौलखिया माल या 84 माल नाम से किस क्षेत्र को जाना जाता है? तो तराई भाबर क्षेत्र, जो कि वर्तमान का रुद्रपुर या उधमसिंह नगर जनपद वाला क्षेत्र है, उसे नौलखिया माल या 84 माल परगने के नाम से जाना जाता है। चंपावत में शासन करने वाला चंद राजवंश का अंतिम शासक कौन था? तो भीष्मचंद दोस्तों चंपावत में शासन करने वाला चंद राजवंश का अंतिम शासक था। वैसे अंतिम देखा जाए दोस्तों तो भीष्मचंद था, लेकिन इसके जो पुत्र है बालो कल्याण चंद, उसके द्वारा भी कुछ समय तक यहाँ पे शासन किया गया था। ठीक है, लेकिन बालो कल्याण चंद के द्वारा अपनी राजधानी को कहाँ? अल्मोड़ा स्थानांतरित कर दी गई थी। इसीलिए कहा जाता है कि चंद राजवंश का अंतिम शासक जिसने वहाँ पे पूर्णतः शासन किया था वह कौन था? भीष्मचंद था। अगला प्रश्न है, किस चंद शासक का वर्णन शाहजहांनामा पुस्तक में मिलता है? तो बाज बहादुर चंद का जो वर्णन है वह शाहजहांनामा पुस्तक में मिलता है, यानी कि शाहजहां के समकालीन था। मैंने आपको बताया भी था शाहजहां के लिए कई सारे उपहार भी यह लेकर गया था।
अगला प्रश्न है, किस चंद शासक ने गढ़वाल के शासक श्याम शाह के दरबार में शरण ली थी? तो गढ़वाल के दरबार में शरण लेने वाला प्रथम चंद्रवंशी शासक कौन था? त्रिमल चंद। और किसके समकालीन था? ये श्याम शाह के समकालीन था। कुमाऊं में खतड़वा त्योहार का शुभारंभ किस चंद शासक द्वारा किया गया था? तो लक्ष्मी चंद के द्वारा कुमाऊं में खतड़वा नामक त्योहार का शुभारंभ किया गया था। किसके द्वारा? लक्ष्मी चंद के द्वारा। अगला प्रश्न है, पानीपत के तृतीय युद्ध में अफगानों की तरफ से किस चंद शासक ने भाग लिया था? तो पानीपत के तृतीय युद्ध में अफगानों की तरफ से किसने भाग लिया था? दीपचंद के द्वारा भाग लिया गया था। किसके द्वारा? दीपचंद के द्वारा। अगला प्रश्न है, चंद राजवंश में सबसे बड़ी प्रशासनिक इकाई कौन सी थी? तो चंद राजवंश में सबसे बड़ी प्रशासनिक इकाई थी मंडल। मंडल जो कि 2 भागों में विभाजित हुआ करता था। अगला प्रश्न है, कुमाऊं में राजा को देकर उपज का 6वां भाग था, यह क्या कहलाता था? तो कुमाऊं में राजा को देकर जो उपज का 6वां भाग था, यह गल्ला छाड़ा कर कहलाता था। तो गल्ला छाड़ा क्या था? कर था, जो कि राजा को दे था, और यह उपज का 6वां भाग होता था। अगला प्रश्न है, चंद राजवंश में भूदास या खेत में काम करने वाले गुलामों को क्या कहा जाता था? तो चंद राजवंश में भूदास या खेत में काम करने वाले गुलामों को कहनी कहकर संबोधित किया जाता था। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में गुप्तचर प्रणाली की शुरुआत किस राजवंश से ने शुरू की थी? तो उत्तराखंड में गुप्तचर प्रणाली की शुरुआत दोस्तों चंद राजवंश के द्वारा शुरू की गई थी। और वहीं उत्तराखंड में भूमि बंदोबस्त व्यवस्था की शुरुआत भी चंद राजवंश के प्रथम शासक चंद राजवंश के शासक रतन चंद के द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न है, रोहिल्लाओं के कुमाऊं पर आक्रमण के समय कुमाऊं के राजा ने गढ़वाल के किस शासक से मदद मांगी थी? तो रोहिल्लाओं के कुमाऊं पर आक्रमण के समय कुमाऊं के राजा ने गढ़वाल के शासक प्रदीप शाह के से मदद मांगी थी। तो कुमाऊं के शासक और प्रदीप शाह दोनों के द्वारा यहाँ पर मिलकर युद्ध किया गया था। कुमाऊं के शासक थे यहाँ पे ज्ञानचंद चतुर्थ या जो जो कल्याण चंद चतुर्थ या पंचम के नाम से उन्हें जाना जाता है। तो प्रदीप शाह से उन्होंने मदद मांगी थी, लेकिन दोनों ही रोहिल्लाओं के खिलाफ इस युद्ध में पराजित हो गए थे। तो याद रखना दोस्तों, अच्छा प्रश्न है ये कि रोहिल्लाओं के कुमाऊं आक्रमण के समय कुमाऊं के राजा ने किससे मदद मांगी थी? तो प्रदीप शाह से मदद मांगी थी। ठीक है, और कुमाऊं के शासक इस टाइम पे कौन थे? तो कल्याण चंद चतुर्थ या कल्याण चंद पंचम के नाम से उन्हें याद आता है। वो उस टाइम पे क्या थे? कुमाऊं के शासक थे कल्याण चंद पंचम। यह भी एक अनपढ़ शासक के रूप में जाने जाते हैं, लेकिन रोहिलाओं के विरुद्ध इन्होंने और परमार वंश की सेना को, चंद्रवंश की सेना और परमार राजवंश की सेना प्रथम बार मिलकर एक युद्ध में इन्होंने भाग लिया था, जो कि था रोहिला आक्रमण, और दोनों ही इस युद्ध में हार गए थे। तो कुमाऊं का शासक कौन था इस टाइम पे? वह था कल्याण चंद प्रथम कल्याण चंद पंचम। पंचम या चतुर्थ, अलग अलग किताबों में अलग अलग ब्यौरा है। अगला प्रश्न है, जगत चंद जिसके कार्यकाल में कुमाऊं ने बहुत समृद्धि प्राप्त की थी, वह राजगद्दी पर कब बैठे? तो 1708 ईस्वी में दोस्तों जगत चंद क्या हुआ था? राजगद्दी पर बैठा था। और चंद राजवंश के स्वर्णिम काल के रूप में जगत चंद के काल को जाना जाता है। तो चंद राजवंश का स्वर्णिम काल कौन सा काल था? वह था जगत चंद का काल। और यह राजगद्दी पर कब बैठा था? 1708 में दोस्तों जगत चंद हमारे राजगद्दी पर बैठे थे। अच्छा और महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, इनका एक ब्रह्म या मुआनी ताम्रपत्र है। ठीक है, और ऐसा कहा जाता है कि इन्होंने इनके समय पे एक समय ऐसा था कि इन्होंने पूरे गढ़वाल पर भी अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया था, और कुमाऊं का स्वर्णिम काल इनके शासनकाल को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, कुमाऊं में गैड़ा गद्दी शासन किसके द्वारा चलाया गया था? तो पूरनमल गैड़ा बिष्ट और मानिकचंद गैड़ा बिष्ट के द्वारा कुमाऊं में गैड़ा गद्दी शासन चलाया गया था। ठीक है, तो गैड़ा गद्दी शासन किसके द्वारा चलाया गया था? तो पूरनमल गैड़ा बिष्ट और मानिकचंद गैड़ा बिष्ट के द्वारा चलाया गया था। अगला हमारा प्रश्न है कि पनेरू, फुलेरिया, मठपाल और हरबोला नामक पदों का सृजन किस शासक के द्वारा किया गया था? तो बाज बहादुर चंद के द्वारा पानी पिलाने के लिए पनेरू, फूल में पानी देने के लिए फुलेरिया, मठपाल मठू की रक्षा करने के लिए, और हर हर बोलने के लिए हरबोला, इन पदों का सृजन जो है यह बाज बहादुर चंद के द्वारा किया गया था। याद रखना आपको। अगला प्रश्न है, देवीचंद द्वारा श्रीनगर को कब लूटा गया था? तो 1720 ईस्वी में देवीचंद के द्वारा श्रीनगर को लूटा गया था। कब? 1720 ईस्वी में। अगला हमारा प्रश्न है कि तराई में आम का बगीचा किस शासक द्वारा लगाया गया था? तो तराई में आम के बगीचे लगाए गए थे किसके द्वारा? उद्योग चंद के द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा? उद्योग चंद के द्वारा तराई में आम के बगीचे लगाए गए थे। ठीक है, और देवीचंद को कुमाऊं का मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से भी जाना जाता है, ये भी आपको याद रखना है। अगला हमारा प्रश्न है कि तराई में आम का बगीचा, ये तो बता दिया मैंने। अगला प्रश्न है, बद्रीदत्त पांडे के अनुसार कुमाऊं का सबसे प्रतापी शक्तिशाली शासक कौन था? तो कीर्तिचंद था। ठीक है, क्योंकि कीर्तिचंद के द्वारा अजय पाल को हराया गया था, और प्रथम शासक था जिसने कहाँ पे? गढ़वाल पर आक्रमण किया था। किसने? कीर्तिचंद ने। अगला प्रश्न है, चंद्र राजवंश में 12 वर्षीय युद्ध किसके शासनकाल में हुआ था? तो भारतीय चंद्र के शासनकाल में चंद्र राजवंश में 12 वर्षीय युद्ध हुआ था। अगला प्रश्न है, चंद्र राजवंश का विलासी राजा किसे कहा गया है? तो वीणा चंद को चंद्र राजवंश का विलासी राजा कहा गया। किसको? वीणा चंद को। अगला प्रश्न है, भूमि बंदोबस्त कराने वाला प्रथम चंद्रवंशी शासक कौन था? तो वो था रतन चंद।
अगला हमारा प्रश्न है, संपूर्ण कुमाऊं का प्रथम चंद्र शासक कौन था? तो भारती चंद्र संपूर्ण कुमाऊं का प्रथम चंद्र शासक था, या प्रथम स्वतंत्र चंद्र शासक के रूप में भी भारती चंद्र को ही जाना जाता है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड के किस मंदिर से कत्यूरी शासक देसठ देव का 10वीं शताब्दी का ताम्रपत्र लेख तथा नेपाल के शासक क्रांचल देव का 1223 ईस्वी का ताम्रपत्र लेख प्राप्त हुआ है? तो बालेश्वर मंदिर, जो कि चंपावत जनपद में स्थित है, यहीं से दोस्तों जो कत्यूरी शासक था देसठ देव की 10वीं शताब्दी का ताम्रपत्र लेख और नेपाल के शासक क्रांचल देव का 1223 ईस्वी का ताम्रपत्र लेख प्राप्त हुआ है। कहाँ से? बालेश्वर मंदिर, चंपावत से। अगला प्रश्न है, चंद राजवंश के सबसे प्रतापी शासक गरुड़ ज्ञानचंद का शासनकाल कब से कब तक रहा? तो 1374 से 1419 ईस्वी तक इनका शासनकाल रहा था। अगला प्रश्न है, वेश्यावृत्ति कार्य हेतु प्रसिद्ध नायक जाति की उत्पत्ति किस चंद्र शासक के काल के दौरान हुई थी? तो 12 वर्षीय युद्ध के दौरान ही एक जाति की उत्पत्ति हुई थी, इसे कहते हैं नायक जाति, क्योंकि जो चंद्र राजवंश की सेना थी उन्होंने जो डोटी क्षेत्र था उसके आसपास का क्षेत्र था जहाँ पे युद्ध चल रहा था, वहाँ पे जो स्त्रियां थी या महिलाएं थी उनसे अवैध संबंध बनाए थे, जिसके बाद में उनके जो पुत्र हुए उनको नायक जाति का कहा गया, या उनके जो बच्चे हुए उनको नायक जाति कहा गया। ठीक है, तो नायक जाति की उत्पत्ति किस चंद्र शासक के शासनकाल के दौरान हुई थी? भारती चंद्र के शासनकाल के दौरान हुई थी। अगला प्रश्न है, हुड़ैती ताम्रपत्र में किस चंद्र शासक द्वारा एक गांव देने का वर्णन मिलता है? तो भारती चंद्र के द्वारा हुड़ैती ताम्रपत्र में एक गांव देने का वर्णन मिलता है। अगला प्रश्न है, हुड़ैती ताम्रपत्र में किस शासक द्वारा? भारती चंद्र के द्वारा। कीर्तिनगर या कीर्तिपुर शहर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? कीर्तिचंद के द्वारा की गई थी। और चंद्र राजवंश का पहला शासक था कौन? कीर्तिचंद, जिसके द्वारा अपने नाम से एक शहर की स्थापना की गई थी। कौन से शहर की स्थापना? कीर्तिपुर नामक शहर की स्थापना की गई थी। ये भी दोस्तों अच्छा और महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न है हमारा, बाज बहादुर चंद किसके पुत्र थे? तो नीलू गुसाई के पुत्र थे। कौन? बाज बहादुर चंद। कौन? बाज बहादुर चंद किसके? नीलू गुसाई के पुत्र थे। अगला प्रश्न है, कुमाऊं का धृतराष्ट्र किसे कहा जाता है? शक्ति गुसाई, जो कि कौन थे? लक्ष्मीचंद के भाई थे। कौन? हमारे शक्ति गुसाई। अगला प्रश्न है हमारा, शेन शास्त्र और ऊषा रुद्रगोदया और त्रैवर्णिक धर्म निर्णय नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? तो रुद्रचंद के द्वारा शेन शास्त्र, ऊषा रुद्रगोदया और त्रिवेणिक धर्म निर्णय नामक पुस्तक लिखी गई थी। अगला प्रश्न है, किस वर्ष चंद्र राजवंश की राजधानी चंपावत से अल्मोड़ा स्थानांतरित की गई थी? 1563 में। किसके द्वारा की गई थी? बालो कल्याण चंद के द्वारा। अगला हमारा प्रश्न है, चंद्र राजवंश में आम जनता हेतु न्योवाली अदालतों तथा सैनिकों हेतु विस्ताली अदालतों की स्थापना किस शासक के द्वारा की गई थी? तो न्योवाली और विस्तारी क्या थे? ये अदालतें थी और इनकी स्थापना लक्ष्मीचंद के द्वारा की गई थी। और इसका सुझाव किसके द्वारा दिया गया था? सत्य गोसाई के द्वारा इसका सुझाव दिया गया था। ठीक है, तो ये थे दोस्तों आपके चंद्र राजवंश के 100 महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि मैंने आपको आज की इस वीडियो में करा दिए हैं। तो अगर आप लोगों ने चंद्र राजवंश पढ़ा हुआ है, आपको राजाओं के क्रम याद हैं, तो आप ये प्रश्न आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपने चंद्र राजवंश को अच्छी तरीके से नहीं पढ़ा हुआ है तो प्लेलिस्ट में वीडियो बनी हुई है, आप वहाँ से चंद्र राजवंश को पढ़ सकते हैं, या हमारी एप्लीकेशन पर दोस्तों उत्तराखंड का डिटेल कोर्स है, वहाँ से भी आप चंद्र राजवंश को पढ़ सकते हैं। या नॉर्मली आपने चंद्र राजवंश पढ़ा हुआ है और आप ऑब्जेक्टिव फॉर्मेट में क्वेश्चंस को लगाना चाहते हैं चंद्र राजवंश से संबंधित, तो वो क्वेश्चन भी आपको हमारी एप्लीकेशन पर हमने एक उत्तराखंड का टॉपिक वाइज प्रैक्टिस सेट का बैच लॉन्च किया हुआ है, जिसमें जितने भी टॉपिक्स आपके सिलेबस में हैं सभी टॉपिक्स के ऊपर 200-200, 300-300, 400-400 प्रश्न आपको दिए गए हैं ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस करने के लिए, अपनी तैयारी को आंकने के लिए। तो आप उन प्रैक्टिस टेस्ट को भी लगा सकते हैं। तो आपको आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ में भी जरूर